हेलो, मैं रामहित राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के पहला चैप्टर ठोस अवस्था का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोस के क्लासिफिकेशन के ऊपर कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की चीज़ों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बिना देर लगाए हुए आज आगे के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस को उसके अवयवी कणों के बीच लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर पूरे 4 वर्गों में बांटा गया है। वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? एक है आयनिक, एक है सहसंयोजी, एक है आणविक, एक है धात्विक। फिर से आणविक क्रिस्टलीय ठोस को भी 3 वर्गों में बांट दिया गया है, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधयुक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। बारी बारी से इन सब को डिस्कस करेंगे, इसे पहचानने के तौर तरीका को देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के बारे में कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं या आयनिक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। इन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखिए, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस किस ठोस को कहते हैं? ये वैसा क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसका अवयवी कण परस्पर किस बंधन के द्वारा, तो आयनिक बंधन के द्वारा जुड़ा हो, उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि कोई भी कंपाउंड होना चाहिए। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का पहला शर्त है कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो होगा वह यौगिक होगा, पहला शर्त। अब इसके बाद के कंडीशंस को समझिए। उस यौगिक का एक तत्व जो होना चाहिए सामान्य तौर पर धातु होना चाहिए। जैसे देखिए NaCl, Na++Cl- से मिलकर बना है। यहाँ पर सोडियम आयन जो है धातु है, CaCl2, Ca2++ 2Cl- से मिलकर बना है। कैल्शियम धातु है, Cs++Cl-। यहाँ पर सीजियम धातु है, Li++F-। लिथियम यहाँ पर धातु है, उसके बाद Ca2++ O2-। यहाँ पर कैल्शियम धातु है। तो सामान्य तौर पर आपने क्या देखा, क्या पाया कि मुख्य रूप से जो तत्व होना चाहिए, पहला तत्व वह धातु होना चाहिए। धातु के सिवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। सर, धातु के सिवा और कुछ भी है ना, तो वह आयनिक क्रिस्टलीय ठोस नहीं होगा। लेकिन एक बात और समझिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता हो, वह अगर धातु नहीं भी है तो फिर भी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के कॉन्सेप्ट में चला जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम होता है नवसादर। आपने तो नाम सुना ही होगा नवसादर का। नवसादर एक आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि इस आयनिक क्रिस्टल सॉलिड के अंदर कोई भी तत्व धातु नहीं है, सारे के सारे तत्व अधातु हैं। यह जो टूटता है ना, इस प्रकार से टूट रहा है NH4++Cl-, यानी NH4 अमोनियम आयन कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्लोरीन को। तो जब कंप्लीटली कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे तो वह आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आएगा। तो भाई आपने क्या समझा, ये वैसा क्रिस्टलीय ठोस होगा जिसका अवयवी कण परस्पर आयनिक बंधन के द्वारा जुड़ा हो, उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसको पहचानने का आसान सा तरीका क्या है भाई, यौगिक होना चाहिए और यौगिक का पहला तत्व धातु होना चाहिए। अगर धातु नहीं है, आयन कोई है, तो आयन से इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होना चाहिए। अब आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के कुछ कैरेक्टर होते हैं, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टर है इसका कि इसका अवयवी कण क्या होगा। तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण आयन होता है। इसी प्रकार से इसके अन्य कैरेक्टर को भी हम डिस्कस करते हैं। इसका जो दूसरा कैरेक्टर है, उस दूसरे कैरेक्टर के ऊपर भी चलते हैं। इसका दूसरा कैरेक्टर है कि इसका अवयवी कण आयनिक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। आयन है तो आयनिक बंधन के द्वारा ही जुड़ेगा। तीसरा कैरेक्टर है इसका द्रव्यमान, क्वथनांक, घनत्व, चाहे द्रव्यमान हो या क्वथनांक हो या घनत्व हो, ये सब के सब हाई होते हैं, उच्च होते हैं। चौथा कैरेक्टर है कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कठोर के साथ साथ
भंगुर भी होता है। देखिए, एक होता है कठोर मजबूत, एक होता है कठोर भंगुर। जैसे शीशा को हम दाबेंगे तो दबेगा क्या? नहीं दबेगा, लेकिन उसको गिराएंगे तो टूट जाएगा, वह कठोर भंगुर हो गया। अब लोहा को दाबेंगे तो दबेगा क्या? नहीं दबेगा, तो वह कठोर भी है, लेकिन क्या लोहा को गिराएंगे तो टूटेगा? नहीं टूटेगा, लोहा कठोर मजबूत हो गया। तो कठोर भंगुर का मतलब जो दबता नहीं है लेकिन गिराने पर टूट जाता, चकनाचूर हो जाता, उसको कठोर भंगुर कहते हैं। और कठोर मजबूत का मतलब जो दबता भी नहीं है और टूटता भी नहीं है, उसे कठोर मजबूत कहते हैं। तो यह आयनिक क्रिस्टल या ठोस के केस में कठोर भंगुर का केस है। इसके रीजन दिए हुए हैं। इसके रीजन क्या है? क्योंकि इसका अवयवी कण जो है ना, परस्पर प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ा होता है, इसी कारण से यह कठोर के साथ साथ भंगुर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आयनिक क्रिस्टल या ठोस सॉलिड स्टेट के अंदर विद्युत का कुचालक होता है। ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन द्रव अवस्था के अंदर विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि द्रव अवस्था में कंडीशंस क्या है? आयन गतिशील होता है और ठोस अवस्था में आयन स्थिर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा, आयनिक क्रिस्टल या ठोस को अगर आप ध्रुवीय विलायक में घोलेंगे, जैसे जल में घोलेंगे नमक को तो घुल जाएगा, लेकिन उसी नमक को सरसों तेल के अंदर घोलिए तो नहीं घुलता है। ऐसा क्या रीजन है? जल ध्रुवीय है और सरसों तेल अध्रुवीय है, तो ध्रुवीय में ध्रुवीय घुलेगा और अध्रुवीय में अध्रुवीय घुलेगा। तो ये आयनिक क्रिस्टल या ठोस था। आयनिक क्रिस्टल या ठोस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि ठोस AB प्रारूप में होगा। ए जो पहला तत्व होना चाहिए या तो धातु होना चाहिए या खुली इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करता हो B के अंदर, तो ही आयनिक क्रिस्टल या ठोस होगा, अन्यथा हुआ आयनिक क्रिस्टल या ठोस नहीं होगा। अब चलते हैं इससे आगे। आयनिक क्रिस्टल या ठोस के बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है सर, सहसंयोजी क्रिस्टल या ठोस का, कि सहसंयोजी क्रिस्टल या ठोस किसे कहते हैं। तो रिवीजन के दौर में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सहसंयोजी क्रिस्टल या ठोस को। तो भाई नाम से ही पता चल रहा है सहसंयोजी क्रिस्टल या ठोस, यानी वैसा क्रिस्टल या ठोस जिसका अवयवी कण, देखो आयनिक क्रिस्टल या ठोस का अवयवी कण आयन था, इसका अवयवी कण जो है वह परमाणु होता है, जिसका अवयवी कण ना परस्पर सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा हो, उसे सहसंयोजी क्रिस्टल या ठोस कहते हैं। जैसे सामान्य तौर पर एग्जाम्पल हम देख लें, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्टज हो गया, ये सारे के सारे कैसे हैं? तो ये सारे के सारे सहसंयोजी क्रिस्टल या ठोस हैं। इसको भी पहचानने का सामान्य तरीका होता है कि जनरल तौर पर ये जो होगा यौगिक होगा। अब हीरा और ग्रेफाइट को हम छोड़ दें, हीरा और ग्रेफाइट जो है वह तत्व है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही किसका अपर रूप है? तो कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के दो शानदार अपर रूप में से एक हीरा है और दूसरा ग्रेफाइट है। हीरा बहुत कीमती होता है, ग्रेफाइट उसके तुलना में बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। अब सहसंयोजी क्रिस्टल या ठोस के कुछ कैरेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर है कि इसका अवयवी कण परमाणु होता है, जबकि इससे पहले वाले में आपने देखा था उसका अवयवी कण क्या होता है? अणु होता है। नेक्स्ट अगर हम बातचीत करें, इसका अवयवी कण परस्पर सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा होता है, जबकि उसका अवयवी कण किसके द्वारा जुड़ा हुआ था? आयनिक का, आयनिक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ था। अब इसमें अगर और भी बातचीत करें तो यह कठोर के साथ साथ मजबूत होता है। कौन? सहसंयोजी क्रिस्टल या ठोस। जबकि आयनिक क्रिस्टल या ठोस जो होता था वह कठोर के साथ भंगुर हुआ करता था। अब क्यों ये कठोर के साथ मजबूत होता है, तो इस बात का भी व्याख्या हमने किया यहाँ पर, क्योंकि इसके बंधन की प्रकृति जो होती है दिशात्मक होती है सर, मतलब एक ही दिशा में सब कुछ अलाइन होता है। अब जब सब कुछ एक ही दिशा में अलाइन होगा तो कण बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, सटे हुए होंगे, जिससे उसका हार्डनेस बढ़ जाएगा और कठोर के साथ साथ कैसा हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा। उसमें रीजन भी दिया हुआ है, जिससे अति अल्प स्थान अधिकृत करता है और फलस्वरूप कठोर या मजबूत होता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। इसका द्रव्यनांक, क्वथनांक, घनत्व अति उच्च होता है। आयनिक क्रिस्टल या ठोस से भी इसका द्रव्यनांक, क्वथनांक और घनत्व ज़्यादा होता है। इसके आगे हम लोग और देखते हैं, इसके एक दो कैरेक्टर और भी हैं, उन कैरेक्टर्स को भी देख लेते हैं भाई। तो इनका अगला कैरेक्टर है कि यह विद्युत का कुचालक होता है। बात सही है, सहसंयोजी क्रिस्टल या ठोस विद्युत का कुचालक तो होता है, लेकिन अपवाद टर्म भी है। ग्रेफाइट जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं होता है। सर ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? वह विद्युत का कुचालक क्यों नहीं होता, जबकि उसी संवर्ग का है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रेफाइट में ना
कौन सा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी इधर उधर भटकने वाला आवारा इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाए, मतलब आवेश का स्थानांतरण कर ले। आवेश कब स्थानांतरित होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से ना दूसरे जगह पर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर स्थिर हो तब तो आवेश, इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा तो मतलब आवेश जाएगा नहीं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखिए कि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट टर्म है इसी में कि इसका जो अपवर्तनांक होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। किसका? सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस का। तो आपने देखा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के दो टर्म जो शानदार रूप से आए थे, एक हीरा और ग्रेफाइट, उस पर हम लोग तुलनात्मक रूप से थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं हीरा और ग्रेफाइट के ऊपर। हीरा जो है कार्बन का बहुत ही कीमती अपर रूप है, बहुकीमती अपर रूप है, ठीक है। हीरा को आप लोग कहेंगे कार्बन का शानदार वाला अपर रूप हो जाएगा ये। जबकि ग्रेफाइट की हम बातचीत कर लेंगे तो ग्रेफाइट सस्ता अपर रूप होगा। हीरा का सूत्र Cn, ग्रेफाइट का सूत्र Cn। ग्रेफाइट में अगर कोई दो लगातार कार्बन परमाणु है तो उसके बीच का दूरी लगभग 154 पिकोमीटर होता है, जबकि हीरा के अंदर यही दो लगातार कार्बन परमाणु के बीच की दूरी 142 पिकोमीटर होता है, सॉरी ग्रेफाइट के अंदर। अब अगर हम बात कर लें, ये अपोजिट हो गया, हीरा वाला ग्रेफाइट में और ग्रेफाइट वाला हीरा में। थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, ग्रेफाइट में जो लेयर बनते हैं दो लेयर, उन दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस होता है 340 पिकोमीटर। अब नेक्स्ट टर्म में देखते हैं, हीरा जो होता है कठोर और मजबूत होता है, जबकि ग्रेफाइट कठोर के साथ भंगुर होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। हीरा का संरचना चतुष्फलकीय होता है, ग्रेफाइट का संरचना षष्ठकोणीय होता है। हीरा में कार्बन sp3 पर संकरित होता है, ग्रेफाइट में कार्बन sp2 पर संकरित होता है। हीरा के अंदर सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, एकल बंधन बनाता है, जबकि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन परमाणु जो है अल्टरनेट डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। इसके दो लगातार कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी लगभग 154 पिकोमीटर होता है। दो लगातार कार्बन परमाणु के बीच की दूरी जो है लगभग 154 पिकोमीटर होता है, जबकि इसमें दो लगातार कार्बन परमाणु के बीच की दूरी लगभग 142 पिकोमीटर। कहीं किसी बुक में आपको 140 पिकोमीटर लिखा हुआ मिलेगा, 141 पिकोमीटर लिखा हुआ मिलेगा। हीरा का डेंसिटी 3.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहाँ पर ग्रेफाइट थोड़ा कम डेंसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेफाइट का डेंसिटी 2.26 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो एक तरीका से हीरा और ग्रेफाइट में एक तुलनात्मक अध्ययन हो गया कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का प्ररूप है, यानी दोनों के पिताजी कार्बन ही हैं, लेकिन दोनों पुत्र का कैरेक्टर देखिए बिल्कुल डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। अब इसी कड़ी में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आगे के टर्म को डिस्कस करेंगे। तो अगला टर्म होगा हमारे पास आणविक क्रिस्टलीय ठोस की। आणविक क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस भी एक क्रिस्टलीय ठोस का तीसरा महत्वपूर्ण टाइप है, और आपने शुरुआती वर्गीकरण में देखा कि इसे भी 3 वर्गों के अंतर्गत बांट दिया गया। तो ये ना सर वैसा क्रिस्टलीय ठोस है जिसका अवयवीकरण परस्पर कमजोर अंतर आणविक आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है, उसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस आप कहते हो। सर सामान्य तौर पर समझो कि कोई क्रिस्टल ठोस तो है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर वह ठोस अवस्था में नहीं है, या तो द्रव अवस्था में है या फिर गैस अवस्था में है, तो वह निश्चित रूप से एग्जाम्पल होगा किसका? आणविक क्रिस्टलीय ठोस का। जिसके एग्जाम्पल्स में यदि हम बात कर लें तो शुष्क बर्फ जो आप देखते हैं, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। बर्फ H2O देखिए सामान्य टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है, जबकि CO2 सामान्य टेम्परेचर पर गैसेस स्टेट में होता है। जब इन सबको फ्रीज करके सॉलिड अवस्था में बदला जाता है, ठोस अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है, तब ये सब आणविक क्रिस्टलीय ठोस बनते हैं। अमोनिया एक गैस है, जब इसको फ्रीज करके ठोस अवस्था में बदलते हैं तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस होता है। HCl, यूरिया, आयोडीन, नोबेल ठोस, नोबेल गैस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आणविक क्रिस्टलीय ठोस के हैं। तो आपने इसमें सामान्य तौर पर मैक्सिमम वैसे एग्जाम्पल को देखा जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड है ही नहीं, या तो लिक्विड है या फिर गैस है। भाई अब इसमें भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर है, तो इसका अवयवीकरण अणु होता। अभी तक देखो तीनों का अलग अलग था। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का अवयवीकरण आयन था, सहसंयोजी का अवयवीकरण
परमाणु था, आणविक का अवयवी कण अणु हो गया। उसके बाद देखिए इसके अवयवी कणों के बीच कमजोर अंतराण्विक आकर्षण बल क्रियाशील रहता है, बहुत ही कमजोर अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, जिससे ना इसका द्रवणांक, क्वथनांक, घनत्व ये सब अति निम्न हो जाता है। ये साधारण तौर पर शुद्ध अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है और यह जो है कंप्लीटली वोलाटाइल होता है, वाष्पशील होता है, उड़नशील होता है। इसको आप खुला में छोड़ दीजिए, अपना अवस्था ही बदल डालेगा, ठोस से या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आणविक क्रिस्टलीय ठोस को विभिन्न संवर्गों में बांट दिया गया, तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस को ना 3 वर्गों में बांटा गया, वो भी अंतराण्विक आकर्षण बल के प्रकृति के आधार पर, जिसमें सबसे पहला है ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, जो पोलर होता है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है। वैसा आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, बी मतलब डैबी, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं हो, उसे ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस में HCl है, SO2 है, ये कुछ NCERT एग्जाम्पल्स हैं। अब हम ध्रुवीयता का पहचान कैसे करते हैं कि कौन ध्रुवीय है और कौन अध्रुवीय है? तो आप राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे खंगालिए, विद्युत द्विध्रुवता के ऊपर हमने एक अलग सा टॉपिक बना रखा है, वहाँ पर आप द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण किसका कितना होगा ये सब निकालने के लिए हमने बतलाया है। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। तो सामान्य तौर पर समझेंगे कि जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है उसे ध्रुवीय कहते हैं, और जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है उसे अध्रुवीय कहते हैं। इसमें 2 शानदार NCERT एग्जाम्पल है, HCl और SO2। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ध्रुवीय के जस्ट बाद है हमारा अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस, और इस अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस को भी पहचान लेते हैं। इसके भी तौर तरीका हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भाई इसमें ये वैसा आणविक क्रिस्टलीय ठोस होगा जिसका अवयवी परमाणु अध्रुवीय रूप से व्यवस्थित होगा। दैट मीन्स कहिए अध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस का द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है 0 होता है, जबकि ध्रुवीय में 0 नहीं होता। अब इसके प्रायः एग्जाम्पल जो होंगे क्या क्या होंगे वो देख लीजिए। जिसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो, जैसे बेंजीन हो गया, C15, C25, H52, CO2, ये सारे के सारे अध्रुवीय हैं। जितने भी अक्रिय गैस हैं वो सारे अक्रिय गैस ठोस अवस्था में अध्रुवीय होगा। A2 रूप में जितना गैस होगा, चाहे H2 हो, Cl2 हो, I2 हो, ये सब के सब गैस जो है अध्रुवीय प्रारूप में उपस्थित होने वाला है। अब तीसरा जो मुख्य है आणविक क्रिस्टलीय ठोस का, वो C नंबर टाइप है, वो है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस, H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड। H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड एक शानदार टॉपिक है। इस पर प्रत्येक वर्ष क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे आप इजी प्रारूप में कर भी सकते हैं सर। तो H बॉन्ड आणविक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन से अटैच हो, ऑक्सीजन से अटैच हो या नाइट्रोजन से अटैच हो, तो उसे कहेंगे H बॉन्ड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस। तो डेफिनेशन में भी हमने लिखा है सर, वैसा आणविक क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी परमाणु परस्पर हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ा हो, उसे हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब हाइड्रोजन बंधन कब बनता है? तो जब हाइड्रोजन फोन एलिमेंट के साथ, हाइड्रोजन जो है फोन एलिमेंट के साथ H बॉन्ड बनाता है, अन्यथा और कहीं पर H बॉन्ड नहीं बनाता। देखिए जैसे HF फोन एलिमेंट का हिस्सा है, H2O वही ऑक्सीजन फोन एलिमेंट का हिस्सा है, NH3 नाइट्रोजन फोन एलिमेंट का हिस्सा है। तो हाइड्रोजन के साथ साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इस तीनों में से किसी एक का उपस्थिति होना अति अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर हम एक क्वेश्चंस के तौर पर डिस्कस कर लें कि हम कुछ कंपाउंड ले लें, जैसे NH3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्या HCl हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? भाई HCl हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन कोन एलिमेंट में नहीं है। H2O H बॉन्ड बनाता है, ठीक है। H2S H बॉन्ड बनाता है? नहीं, H2S जो है वह H बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि हाइड्रोजन ये सल्फर जो है वह फोन एलिमेंट का हिस्सा
नहीं है। अब इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्रिस्टलीय ठोस के अंतिम प्रकार के ऊपर। और क्रिस्टलीय ठोस का जो अंतिम प्रकार है ना हमारे पास, वह क्या है सर? तो वह है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। भाई धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, मेटालिक क्रिस्टल सॉलिड। तो बहुत सिंपल सी बात है, ये वैसा क्रिस्टलीय ठोस होगा जिसका निर्माण धनात्मक धात्विक परमाणु और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन के परस्पर किस बंधन के द्वारा? धात्विक बंधन के द्वारा जुड़ने से होता है, उसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सभी धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के तरह अपना संरचना दर्शाता है। जितने भी धातु होते हैं ना, सभी धातु अपने संरचना धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के तरह दर्शाता है। तो इसके एग्जांपल में धातु तो होगा ही होगा, धातु के अलावा जो है जितने भी मिश्र धातु हैं वो सारे के सारे मिश्र धातु धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए लोहा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है, कॉपर धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है। इसके अलावा हम एक मिश्र धातु आपको बतला रहे हैं, पीतल। पीतल एक मिश्र धातु है जो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है। यह भी क्या होगा? तो यह भी एक धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होगा। भाई अब धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के भी कैरेक्टर होते, तो इसका अवयवीकरण धनात्मक धात्विक आयन और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होता है। इसका अवयवीकरण धात्विक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। यह विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। यह आघात वर्ध और तन्य भी होता है, मतलब चोट उट पहुंचाइएगा तो टन टन का आवाज करेगा, मतलब चोट का सहन भी करेगा, जल्दी टूटेगा भी नहीं। यह इसका द्रव्यनांक, क्वथनांक और घनत्व उच्च होता है। यह मुक्त एवं गतिमान इलेक्ट्रॉन के नियत धात्विक चमक को दर्शाता है। इसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन है और गतिमान इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से इसमें धात्विक स्पेशल धात्विक चमक होता है। यह कठोर होता है, धातु जो होते हैं कठोर होते हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी है। जैसे लिथियम मुलायम है, सोडियम मुलायम धातु है, पोटासियम मुलायम धातु है, मैग्नीशियम मुलायम धातु है। आपने नाम सुना होगा मैग्नीशियम का फीता। फीता क्यों बनता है? क्योंकि वो मुलायम है ना, इसलिए मैग्नीशियम का फीता हो गया। तो ये सारे के सारे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस थे। अब धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का एक धात्विक संरचना होता है। यदि इस संरचना के ऊपर हम लोग डिस्कस करें ना, जैसे ये देखिए एक धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का संरचना हो गया, और इस धात्विक क्रिस्टलीय ठोस को यदि हम डिस्कस करें, चीज़ें समझें, तो आसानी से हमें समझ में भी आ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई धातु हमारे पास M है और उस धातु का संयोजकता जो है स्मॉल n है। यहाँ पर ये जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु है। इन सभी जालक बिंदु में से एक जगह पर पॉजिटिव और एक जगह पर निगेटिव पार्टिकल हमें रख देना है। और डॉट डॉट जो आप देख रहे हैं, ये सारे डॉट जो है धात्विक बंधन है। और निगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स को इस प्रकार से हमें अरेंज करना है कि लॉ ऑफ चार्ज बिल्कुल कन्फर्म हो, यानी प्लस माइनस, ऐसा नहीं कि 2 प्लस 2 माइनस ऐसा आ जाए। मान लीजिए कि हमारे पास एक धातु है जिंक, जिंक का संयोजकता 2 है, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, डेट मीन्स बना लिया Zn2+। तो फाइनली क्या स्पष्ट हुआ कि जिंक जो बना है वह Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस से मिलकर बना है। अब जहाँ पर Mn+ है वहाँ पर हम Zn2+ डाल देंगे, जहाँ पर Ne- है वहाँ पर 2E- डाल देंगे। समझ रहे हैं ना हमारे बातों को? अब मान लीजिए कि एक तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का संयोजकता 3 है, या 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Al3+ बनाएगा। तो फाइनली क्या होगा सर? Al जो बना है वह Al3++ 3 इलेक्ट्रॉन माइनस से मिलकर बना हुआ है। अब जब इसका मेटालिक स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो जहां पर Mn+ है वहां पर Al3+ डाल देंगे, जहां पर Ne- है वहां पर 3E- डाल देंगे। ऐसे करके आप धातुक संरचना बना सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बारी है NCERT क्वेश्चन का। तो इन सारों टॉपिक के ऊपर जो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण था, इसके ऊपर NCERT में किस प्रकार के क्वेश्चंस लिखे गए हैं, कौन कौन से NCERT क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उपस्थित अंतराण्विक बलों के प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों को विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। बताइए कौन क्रिस्टलीय ठोस का किस किस प्रकार के अंतर है वो बता दीजिए। तो जैसे देखिए पोटासियम सल्फेट यानी K2SO4। अब K2SO4 पहला तत्व ही धातु आ गया। जब कभी भी पहला तत्व धातु आ जाए तो निश्चित रूप से वह कैसा होगा? वह आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होगा। जस्ट इसके आगे देखिए टीन SN एक धातु है
अब जैसे धातु केवल धातु हो, वह यौगिक के रूप में नहीं, तत्व के रूप में केवल धातु हो, तो निश्चित रूप से वह कैसा होगा, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होगा। ये पहचानने का तरीका था। बेंजीन C6H6, इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है और बेंजीन नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड स्टेट के अंदर पाया भी नहीं जाता है, तो यह क्या हो जाएगा, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल में आ जाएगा। और आणविक क्रिस्टलीय ठोस में भी अध्रुवीय ठोस के अंतर्गत ये आएगा। यूरिया आणविक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। यूरिया का गलनांक अति निम्न होता है। आप देखते होंगे खेतों में जो उजला दानेदार उर्वरक डालते हैं, उस उर्वरक का नाम क्या है, यूरिया है। यूरिया आणविक क्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन आणविक के साथ साथ यह किस प्रारूप में है, तो आणविक का ध्रुवीय रूप है। चूंकि आणविक के 3 रूप है, ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंध। उसके बाद है अमोनिया NH3 अमोनिया फोन एलिमेंट में आया था और फोन की चर्चा आणविक के अंतर्गत हुआ था, तो ये भी आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। और आणविक के साथ साथ कैसा है, तो H बॉन्डेड के अंतर्गत इसको हम रख देंगे। जल नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो ये भी आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। अब चूंकि जल में H2O ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फोन एलिमेंट के अंतर्गत है, तो ये भी आणविक के H बॉन्ड में चला जाएगा। जिंक सल्फाइड ZnS देखिए एक यौगिक है जिसका पहला तत्व धातु है। अब किसी यौगिक का अगर पहला तत्व धातु हो तो वह निश्चित रूप से आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का हिस्सा होता है। ग्रेफाइट, आपने एग्जाम्पल पढ़ा, ग्रेफाइट CN ग्रेफाइट ये कैसा है, तो सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस में हीरा और ग्रेफाइट आपने दोनों का जिक्र किया। आर्गन एक अक्रिय गैस है और सर जितने भी अक्रिय गैस हैं वो सारे के सारे अक्रिय गैस कैसे होते हैं, आणविक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और आणविक के कौन से प्रारूप होते हैं, तो आणविक के अध्रुवीय प्रारूप के अंतर्गत अवेलेबल होता है। अब रूबिडियम Rb एक धातु है, तो भाई ये धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत चला जाएगा। इसके बाद आइए सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन के सामान्य तौर पर जितने यौगिक आपको मिलेंगे वो सारे के सारे जो होंगे सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल आएगा। तो इस तरीका से आप सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का पहचान कर सकते हैं। ये एक शानदार सा टॉपिक है, NCERT क्वेश्चन है सारे, और भी NCERT क्वेश्चन है, हम लोग वहाँ तक भी पहुँचते हैं। लीजिए हम लोग NCERT के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई NCERT का जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वह ऑब्जेक्टिव बेसिस का क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक ठोस है A अत्यधिक कठोर है, बहुत ज़्यादा कठोर है, तथा ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी का मतलब क्या, विद्युत का कुचालक है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। इसका गलनांक जो है बहुत ज़्यादा है। यह किस प्रकार का ठोस है, तो भाई सिंपल सा बात है कि यह कैसा ठोस है, सहसंयोजी ठोस है, क्योंकि ये सारे के सारे कैरेक्टर किसके हैं, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन है, शानदार पावरफुल क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन NCERT का है हमारे पास, 3 नंबर NCERT का क्वेश्चन हमारे पास है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं एवं और परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। कहता है कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक और द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, आप सिंपल लिखो, आपने ऊपर भी पढ़ रखा है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस के कैरेक्टर में भी हम वहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। तो आप सिंपली इसके डेफिनेशन में या इसमें आप क्या लिखेंगे जो आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। तो आप लिखिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक और द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ठोस अवस्था में ना इसका अवयवी आयन स्थिर और द्रव अवस्था में इसका अवयवी आयन गतिशील होता है। आप ऐसा लिख लीजिए, 100% आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। NCERT का अगला क्वेश्चन है चौथा। भाई चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये एक ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन 2 तरह का क्वेश्चन आज आया है, जिसमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्धक और तल्य होते हैं। तो ऐसा किसमें होता है, तो भाई ऐसा जो होता है
वह धात्विक क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत होता है। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस चालक होता है, आघातवर्ध होता है और तन्य होता है। मिल गया इसका भी आंसर। अब अंतिम क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो इसमें इस टॉपिक के ऊपर क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण के ऊपर है, वो है निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आप करके बताइए। जैसे पहला क्वेश्चन था कि कौन आयनिक है, धात्विक है, आणविक है या सहसंयोजी है या अक्रिस्टलीय में कीजिए मतलब कर देना है, करके देखिए। जैसे सबसे पहला है फास्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10। P4O10 जो है वह एक आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। P4 फास्फोरस के जितने भी यौगिक होंगे और स्वयं फास्फोरस वह भी आणविक होगा। रूबिडियम एक धातु है तो यह क्या हो जाएगा, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। अमोनियम फॉस्फेट, देखिए अमोनियम जिसमें आ जाए, इसमें हमने आयनिक में अपवाद में लिखाया था ना, जिसमें अमोनियम आ जाए वह सारा का सारा आयनिक होगा। सिलिकॉन कार्बाइड, इससे पहले भी आपने देखा सिलिकॉन कार्बाइड क्या है तो सहसंयोजी है। और आयोडीन जो एग्जाम्पल आया था वह किसके अंतर्गत आया था, तो भाई साहब आयोडीन जो आया था वह आणविक क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आया था। प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का कोई सूत्रीय नहीं होता है, मतलब ये कैसा हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा। ग्रेफाइट सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस है, ग्रेफाइट को हम कहेंगे सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। इससे पहले भी था ये क्वेश्चन। पीतल एक मिश्र धातु है और सर हमने कहा कि जितने भी मिश्र धातु हैं वह मिश्र धातु जो होगा धात्विक क्रिस्टलीय ठोस है। और थ्योरी पढ़ते समय भी पीतल से आपका मुलाकात हुआ था। पीतल जो बना है फाइनली जिंक और कॉपर से मिलकर बना हुआ ना, कॉपर और जिंक को मिलाकर पीतल बनता है। अब आइए लिथियम ब्रोमाइड एक यौगिक है जिसका पहला तत्व धातु है, मतलब कोई खोखी नहीं, बिल्कुल यह क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। और सिलिकॉन है तो सिलिकॉन हो या सिलिकॉन का कोई भी यौगिक हो, इसको वरदान प्राप्त है कि ये कौन सा ठोस होगा, सहसंयोजी ठोस होगा। तो आपको भी वरदान प्राप्त तभी होगा कि भाई आपको पूरा केमिस्ट्री आ जाएगा, मतलब एनसीईआरटी सही से पढ़िए, एनसीईआरटी देखिए और चीज़ें सीखिए, कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। आप जितना मेहनत करेंगे उतना शानदार वरदान आपको प्राप्त होगा। आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से एनसीईआरटी का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिलता रहे और साथ ही साथ खुद से भी सॉल्यूशन कर पाएँ, क्योंकि मैं पहले थ्योरी बतलाता हूँ फिर क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आपको भी अगर इस तरह का कॉन्सेप्ट चाहिए तो जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।